जी, स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? एक बार कंफर्म कर दें। जी जी सत्य। चलिए फिर ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, कल हमने 40 क्वेश्चन कर लिया था। तो आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। तो अगर आप देखेंगे, ये जो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक ये हमारे सिलेबस के अंदर दाखिल है, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन है। कह रहे हैं देयर आर टू सेट गिवन बिलो इन विच सेट वन ऑफर टाइप्स ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक एंड सेट टू गिव देयर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी यहाँ पर एक लर्नर की खुसूसियत दी गई है कि लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, सोशल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर आप लोगों को मालूम होगा कि हमने पढ़ा है कि कॉग्निटिव क्या होता है, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि इमोशनल क्या होता है, सोशल क्या होता है, या एकेडमिक जो चीजें होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में यानी उनकी कैफियत पूछी गई है कि आप बताइए जो लर्नर की एकेडमिक खुसूसियात या उसकी कैफियत होती है, तो उनको हम मतलब कैसे मैच करेंगे, यानी इसका आंसर हम कैसे देंगे। तो एक बात मैं बताता हूँ कि जब इस तरीके का हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो पहले हमें सोचना चाहिए, जैसे अगर कुछ ऐसे लफ्जात हैं जैसे एकेडमिक है, सोशल है, इमोशनल है, कम्युनिटिव है। कम्युनिटिव का बेसिक माना हमें मालूम है कि ये चीज हमारे माइंड से रिलेट करती है, हमारे जहन से रिलेट करती है, ठीक है। तो हमें हर ऑप्शन को पढ़ना है और उसमें से देखना है कि कहीं कोई ऐसा लफ्ज हमें मिल रहा है जो इसका अल्टरनेट माना हमें दे रहा हो, जो इससे मुत्तसिल माना हमें दे रहा हो, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ए को अगर हम 2 से मैच करें, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ए को अगर हम टू से मैच करें, तो इसमें दिया है कि लर्नर सेलेक्ट डिफरेंट थीम इन हिज हर कोर्स व्हेन नीड। तो यहाँ पर देखिए कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, कोर्स व्हेन नीडेड। तो हमें मालूम है कि ये जो कोर्स की चीजें होती है ये हमें कहाँ पर पढ़ाई जाएंगी, या इसका जो रिलेशन होगा वो किससे रिलेट होगा, वो हमारी एकेडमिक, लर्नर की एकेडमिक चीजों से रिलेशन होगा। कोर्स का ना रिलेशन सोशल से होगा, ना इमोशनल से होगा, ना कॉग्निटिव चीजों से होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ए को 2 से इसमें दिया, A2 हमारा एक फर्स्ट ऑप्शन में है, एक हमारा थर्ड ऑप्शन में है, तो यानी इन तीन दो ऑप्शन को हम ऐसे ही कट कर देंगे क्योंकि यहाँ इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में ही चेक करना है सोशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो अगर हम बी को 3 से मिलाते हैं तो देखिए ये है कि लर्नर वर्क्स एज अ टीम मेंबर, ठीक है, एज अ टीम मेंबर ऑफ पीयर्स। तो ये दिया है कि लर्नर जो काम करता है, यानी टीम मेंबर, पीयर्स का मतलब हम रुतबा, हम बराबर, यानी जो एक जैसा ग्रुप होता है। तो सोशल की कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो लर्नर अकेले करेगा, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आप देखेंगे टीम मेंबर दिया, तो टीम मेंबर ये एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हमारी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये दलालत करती है, ठीक है। तो यानी लर्नर क्या करता है, टीम मेंबर, ग्रुप, अपने हम रुतबा जो उनका ग्रुप होता है उनके साथ मिलकर काम करता है। तो बी को हम 3 से मैच करेंगे। इसी तरीके से हमारा है इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। तो इमोशनल में क्या है, लर्नर स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस एविडेंस इन लाइक एंड डिसलाइक, ठीक है। तो देखिए एक लफ्ज है लाइक एंड डिसलाइक। तो अगर हम देखेंगे इमोशनल में, जैसे हमने कहा कि इमोशनल का अल्टरनेट जो माना होता है उसमें हम इंगेजमेंट ले सकते हैं, उसके अंदर हम मोटिवेशन ले सकते हैं, लाइक एंड डिसलाइक ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन को देखते हुए हम यहीं पर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वी के 4 के बाद हमारे पास जो बचता है ऑप्शन नंबर 1 कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम मिलाएंगे इससे। यह है कि लर्नर इनकोड एंड डिकोड। तो कोई भी चीज जो इनकोडिंग होती है और डिकोडिंग होती है, तो हम जब इसके बाद जब हम लोग कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आता है कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है कि उसके अंदर जब मैसेज भेजा जाता है तो हम पहले क्या करते हैं, मैसेज को इनकोड करते हैं, फिर उसके बाद उसको मीडियम के थ्रू हम भेजते हैं, लेने वाला उसको क्या करता है, डिकोड करता है यानी खोलता है, और फिर रिसीवर उसको क्या करता है, समझकर उस पर फीडबैक देता है। तो कम्युनिटिव ये एक ऐसी चीज है जो हमारी माइंड से रिलेट करती है। तो लिहाजा लर्नर अगर कोई भी काम करेगा, इनकोड या डिकोड वाला काम, अगर वो किसी चीज को डिकोड कर रहा है तो इसका मतलब तब भी उसके जहन का इस्तेमाल होगा। डिकोड मतलब जब तक आप उसको डिकोड नहीं करेंगे तो आप उस चीज को आप समझ नहीं पाएंगे। इनकोड का मतलब ये होता है कि जब आप उसको भेजेंगे तो उसका भेजने का तरीका भी तो आपको होना चाहिए, यानी किस तरीके से आप मैसेज लिख रहे हैं, आपका मैसेज कैसा है। ये सारी चीजें जो होती है ये हमारी कम्युनिटी से रिलेट करती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो सही ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है, ठीक है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसकी कोई अलग सी थ्योरी नहीं होती, ये कॉमन बेस क्वेश्चन होते हैं, बस वो हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए ऐसा क्वेश्चन हमें देते हैं कि हमें इन सारी चीजों की समझ है कि नहीं है, ठीक है। सारी चीज हमें थ्योरी वगैरह से नहीं दी जाती है, कुछ कॉमन बेस क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, समझ में आया आप लोगों को? जी सर। जी जी। ठीक है। देखिए अब ये है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस।
तो ये एडोलसेंस यानी ये वो बच्चे होते हैं जो अभी जवानी पर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, यानी जो हमारे 14 साल 15 साल के जो बच्चे होते हैं जो अभी जवानी की तरफ आ रहे होते हैं, तो उन बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक पूछा, यानी उन बच्चों की खुसूसियात पूछा है कि वो बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो हमें दिया है वो ये कह रहे हैं इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम अडल्ट लर्नर, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो हमारे एडोलसेंट लर्नर होते हैं वो इंडिपेंडेंट यानी बहुत ज्यादा उनके अंदर आजादी बढ़ती है अडल्ट के कंट्रोल से। अडल्ट जैसे हम लोग हो गए अडल्ट, यानी हम कह सकते हैं एडोलसेंस बच्चे के लिए जो अडल्ट होंगे वो उनके माँ बाप हो सकते हैं, उनके भाई बहनों से, यानी जो उनसे बड़े हों जो उनको गाइड कर सकें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो हमारे एडोलसेंस बच्चे होते हैं वो अडल्ट के कंट्रोल से बहुत ज्यादा आजाद होना चाहते हैं, ठीक है। बी में ये कह रहे हैं कि रिपेट साइकोलॉजिकल चेंज, यानी जो हमारे एडोलसेंस बच्चे होते हैं इनके अंदर कहते हैं कि साइकोलॉजिकल चेंज बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आप देखेंगे जो बच्चे मतलब अभी जवानी की तरफ माइल होते हैं उनके अंदर बायोलॉजिकल या फिजिकल जो चेंज होता है बहुत जल्दी आता है, यानी गंदी आदतों की तरफ वो बहुत ज्यादा माइल हो जाते हैं। अगर उनको अच्छे से गाइड नहीं किया जाए तो वो शराब नोशी करने लगते हैं और भी दीगर चीजें होती हैं, जुआ है, ताश है, गेम है, और भी बहुत गंदी हरकतें होती हैं। वो एडोलसेंस बच्चे जो होते हैं इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 15 साल के, 16 17 साल 18 साल के बच्चे वो गंदी हरकतें ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो बी में ये कहा जा रहा है। सी में ये कह रहे हैं कि इमोशनली मेच्योर, क्या ये जो बच्चे होते हैं ये बिल्कुल बालिग यानी अकलमंदी वाली हरकतें करते हैं। सी में भी, डी में भी आपको यही बता रहे हैं एक्ट रेशनली, क्या ये मतलब इनका जो एक्शन होता है ये भी अकलमंदी वाली हरकत करते हैं, यानी कोई काम करते हैं सोच समझ के ये बच्चे करते हैं। ई में आपको ये बताया जा रहा है कि इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पेयर ग्रुप्स, कह रहे हैं कि इनका जो फोकस बढ़ता है वो इनके जो हमपल्ला ग्रुप होते हैं, इनके जो बराबर के, इनके जो एज के ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके साथ इनकी एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ती है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सी, सर ए बी ऑप्शन और डी, डी। डी ऑप्शन है सर। नहीं, ए बी डी मतलब सी होगा ना। हाँ, ई ऑप्शन से नंबर ई होगा डी, ई। ए हाँ, बी फोर ई। ऑप्शन है। जी जी ठीक जी है, जी इसका जो बिल्कुल सही ठीक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट में बता रहा हूँ। जी, तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया है। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन नंबर 1 का मतलब ये होता है कि यानी ये जो बच्चे इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 15 साल के, 16 17 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो अडल्ट के कंट्रोल से मतलब बिल्कुल बाहर होते हैं। क्यों होते हैं कि इनकी बिगड़ने की उम्र जो होती है ना, इन बच्चों की यही उम्र होती है। अगर इनको बहुत अच्छे तरीके से गाइड ना किया जाए, इनको पढ़ने के लिए भेजा ना जाए तो वो बिगड़ जाते हैं, फिर जल्दी ये बच्चे सुधरते नहीं है। हर गाँव में आपको इस एज के बच्चे मिल जाएंगे जो बिल्कुल निहायत ही इंतहाई तरीके के कमीने होते हैं, ठीक है। ना वो अपने वालिदैन के होते हैं, ना भाई बहनों के होते हैं, किसी के नहीं होते हैं, क्योंकि उनको शुरू से अच्छे से गाइड ही नहीं किया जाता, ठीक है। तो इनका जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो जाए यानी इनका जो बायोलॉजिकल फिजिकल इनकी जो गंदी हरकतें हो जाती है वो भी इसी उम्र पे ये ज्यादा करते हैं। और ये जो दो हमारे दिए हुए हैं सी और डी, ठीक है, ये हमारे अडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक में आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि इंक्रीज फोकस ऑन एक्टिविटीज विद पेयर ग्रुप्स। तो जाहिर सी बात है कि आजकल आप देखेंगे हर गांव में जो इस एज के बच्चे होते हैं 15 साल 16 17 साल के बच्चे होते हैं उनका जो हम पल्ला यानी उनके जो हम बराबरी के एज के बच्चे होते हैं वो मोबाइल लेकर आजकल गेम का सिलसिला जो है बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है। तो वो उनका उनकी एक्टिविटीज उन्हीं के साथ ज्यादा अच्छी होती है, वो पढ़ने लिखने में उनका जहन नहीं लगेगा, लेकिन उन ग्रुप के साथ अगर वो रहेंगे, उन बच्चों के साथ रहेंगे तो वो गेम खेलने में और दीगर सारी चीजें उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं के मुताबिक होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ये सही आंसर है, ठीक है। जी सर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 43। ये कह रहे हैं कि अ टीचर इन अ पर्टिकुलर कॉलेज असाइन परसेंटाइल रैंक, ठीक है, यही कीवर्ड है, टू इंडिकेट हिज हर स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन अ यूनिट टेस्ट कंडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर विल इट बी कॉल्ड। तो ये कह रहे हैं कि एक कॉलेज में मतलब एक टेस्ट मतलब एक यूनिट टेस्ट कंडक्ट किया गया जिसके अंदर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर जो उनको नंबर दिया गया, तो कह रहे हैं कि वो नंबर उनको परसेंटाइल रैंक में दिया गया है। तो वो कौन सा असेसमेंट यहाँ पर शुमार किया जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस होगा, नॉर्म रेफरेंस होगा, फॉर्मेटिव होगा या समेटिव होगा, क्या है इसका सही आंसर। सर ऑप्शन नंबर बी।
नॉर्म ठीक, रेफरेंस बिल्कुल है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस वजह से मतलब मैंने इसको लिया है कि देखिए इसके इसमें से हर तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैच द कॉलम वाले भी आते हैं, वन लाइन स्टेटमेंट भी पूछते हैं, और क्या पूछेंगे क्योंकि इस ये जो असेसमेंट है इनकी जो टेस्टिंग होती है वो इन्हीं लफ्जों के साथ खास हो गई है, तो इनको क्या क्वेश्चन बनाने वाले क्या करते हैं वो ऐसे वन लाइन भी पूछ सकते हैं और ये मैच द कॉलम वाला भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमें ये चीजें मालूम होनी चाहिए। नॉर्मेटिव में जो होता है वो हमें परसेंटाइल में रैंक दिया जाता है, क्राइटेरियन में हमें परसेंट में दिया जाता है, फॉर्मेटिव जो होता है इसके अंदर हमें क्या किया जाता है, हमारी इंप्रूवमेंट की जाती है, और वो इंप्रूवमेंट हमारी किन किन तरीकों से की जाती है, हमारी क्विज के जरिए की जाएगी, क्वेश्चन के जरिए की जाएगी, डिस्कशन फॉर्म के जरिए हमारी इंप्रूवमेंट की जाती है। इसी तरीके से हमारा जो समेटिव इवेल्युएशन होता है इसको हम बोलते हैं, जैसे हमारा सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है इसके अंदर हमारी लर्निंग को जज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 44। तो ये कह रहे हैं कि अरेंज द स्टेप फॉरवर्ड इन द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू क्लैरिफिकेशन, कह रहे हैं कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन की ये प्रोसेस आपसे पूछ रहे हैं ये है क्या। तो ये जो टॉपिक हमारी है ये हमारी टीचिंग से रिलेट तो नहीं करती है, ये हमारी हायर एजुकेशन से रिलेट करती है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो हमें इसका जानना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको मैच करके दिखाऊं कि यानी इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, तो वैल्यू वैल्यू हमारी क्या होती है, जैसे वैल्यू एजुकेशन में होता है कि यानी वैल्यू एजुकेशन जो हमें दी जाती है, जैसे आपको मालूम है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वैल्यू एजुकेशन को मतलब लागू इस वजह से किया था 1999 में लागू किया था, जो कि हर जगह यानी ग्रेजुएशन वगैरह में या फिर मास्टर वगैरह में कोई ना कोई कोर्स ऐसा मतलब करवाया जाता है। तो इसमें वैल्यू एजुकेशन का मतलब ये होता है कि मतलब हमें ऐसी एजुकेशन दी जाए ताकि लर्नर क्या करे, एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर सके, और लर्नर की जो जिंदगी हो, लर्नर का जो बिहेवियर हो, ठीक है, चाहे वो मतलब किसी कल्चर में रहता हो, किसी माशरे में रहता हो, उसका जो प्रैक्टिकल जो रिलीजन से जो सारी चीजें हैं वो आसपास के लोग उससे मुतासिर हो, ठीक है, उसको इस कदर वैल्यू दी जाए। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग आपसे बिल्कुल डरते हो, आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं हो, निहायत ही गंदे किस्म के आप इंसान हो, आपका बात करने का कोई तरीका नहीं, आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं। हमारे यहाँ ये लफ्ज बहुत ज्यादा राइज होता है कि तुम्हें कोई वैल्यू है कि नहीं, तुम इसकी कोई कदर करते हो कि नहीं कदर करते हो। तो ये क्या है कि यानी वैल्यू का मतलब एक अच्छी चीज, अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आपके अंदर वो सारी अच्छाइयां आनी चाहिए ताकि लोग आपसे क्या हो, बिल्कुल मुतासिर हो। तो ये वैल्यू के हमारे 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। एक हमारा पहला स्टेज होता है वैल्यू कलेक्शन, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वैल्यू एजुकेशन की ये डिफिनेशन है। ये कह रहे हैं कि देयरफॉर प्रमोट टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउ एंड बियॉन्ड और पॉलिटिकल कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंस, पुटिंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन द डिफेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, द प्रोटेक्शन ऑफ इथनिक माइनॉरिटीज, ठीक है। इथनिक माइनॉरिटीज, इथनिक का मतलब होता है जहां पर मुख्तलिफ कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है, एंड मोस्ट वैल्यूएबल ग्रुप्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन हमें क्या प्रमोट करता है, हमारे अंदर बर्दाश्त करने की टॉलरेंस, ठीक है, बर्दाश्त करने की सलाहियत देता है, अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर पैदा करता है, कोई भी चीज हो, कोई भी मामला या मसला हो तो हमें उस पर बर्दाश्त करने की हमारे अंदर सलाहियत हो, हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग हो, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, और अपनी जो इथनिक माइनॉरिटीज मुख्तलिफ किस्म के जो कल्चर होते हैं और भी जो मतलब दीगर सारी चीजें होती है, ह्यूमन के राइट क्या, ह्यूमन के हुकूक क्या है, उसको हम एक अच्छे तरीके से डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जो स्टेज है ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि 2 साल से इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहला है हमारा वैल्यू कलेक्शन। वैल्यू कलेक्शन क्या होता है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इमिटेशन। इमिटेशन का माना क्या होता है, तकलीद करना, ठीक है, यानी पैरवी करना। पैरवी हम किसकी करते हैं, किसी चीज को देखकर हम पैरवी करते हैं, यानी हम कॉपी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है वैल्यू कलेक्शन का मतलब ये होता है, कहते हैं कि इसके अंदर हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है इमिटेट करने के लिए, यानी किसी की पैरवी करने के लिए। तो वैल्यू कलेक्शन में कलेक्शन का जो लफ्ज होता है इसका माना भी होता है कलेक्ट करना, यानी कोई चीज कहीं से लेना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी बंदे के अंदर कोई अच्छी आदत है, कोई अच्छी चीज है, एग्जाम्पल के तौर पर, यानी जैसे मैं मान लूं कि सलाम, जैसे हम लोग सलाम करते हैं तो सलाम हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि यानी हम आपसी में क्या करते हैं, आपस में सलाम को बांटते हैं। तो ये वैल्यू कलेक्शन का मतलब ये है कि मैंने किसी को देखकर वो लिया, जैसे वो कोई बंदा किसी से सलाम करता है तो मेरे अंदर ये आदत नहीं थी तो मैंने उसको देखकर उसकी तकलीद की और मैं भी उसको अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अब किसी से मिलूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं सलाम करूंगा, ठीक है। तो वैल्यू कलेक्शन का मतलब ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम इमिटेट करते हैं, यानी किसी की पैरवी करते हैं, किसी की चीजों को अपने अंदर मतलब उसकी चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वैल्यू असेसमेंट,
असेसमेंट का मतलब क्या होता है, यानी जांचना। इसका मतलब ये प्रोवाइडिंग हिंट फॉर इनर इवेल्युएशन, हम अपना खुद का इवेल्युएशन करते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या है कि इमिटेट करते हैं, यानी उसकी पैरवी करते हैं, कॉपी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी ऑब्जर्व की हुई चीजों को वैल्यू असेसमेंट के अंदर हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है इम्बाइबिंग वैल्यूज। इम्बाइबिंग वैल्यूज का मतलब ये होता है कि उन चीजों को अपने अंदर कूट कूट के भर लेना। ठीक है, यानी अपने अंदर, अगर ये बोलते हैं ना इम्बाइबिंग वैल्यूज, यानी उन वैल्यू को अपने अंदर बिल्कुल पिरो लेना, अपने अंदर बिल्कुल डाल लेना। तो यानी वैल्यू कलेक्शन पहला स्टेज क्या है, हम वैल्यू को ऑब्जर्व करते हैं किसी को देखकर। वैल्यू असेसमेंट फिर उसकी ऑब्जर्व की हुई वैल्यू को, यानी उसकी कॉपी की हुई वैल्यू को हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो हमारा थर्ड है वैल्यू क्लैरिफिकेशन। तो वैल्यू क्लैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एक्सपोज टू अदर वैल्यूज। वैल्यू क्लैरिफिकेशन हेल्प पीपल टू लर्न और बिकम अवेयर ऑफ देयर वैल्यूज इन ऑर्डर टू मेक चॉइस एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन देम एंड हाउ दे इम्पैक्ट ऑन अदर। ठीक है, कह रहे हैं कि हाउ दे इम्पैक्ट ऑन अदर्स, जिसको ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, फाइंड आउट गैप इन वैल्यू प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस। तो देखिए, पहले में हम क्या करते हैं, पहले में हम ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे में वैल्यू का इंदर इवैल्यूएशन, यानी वो वैल्यू हम अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, तीसरे में क्या करते हैं, वैल्यू क्लैरिफिकेशन में उस वैल्यू को हम दूसरे पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिसका ये सारे क्वेश्चन के कीवर्ड हैं। ठीक है, ये सारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा, तो वही लफ्ज मैं उठाया हूं यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि जब हम दूसरे पर अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई करने का मतलब क्या है, फाइंड आउट गैप इन वैल्यू प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस। तो कह रहे हैं कि इसके अंदर हमें गैप देखते हैं। प्रीच का मतलब क्या होता है, वाजो नसीहत। ठीक है, या खुतबा। अब वाजो नसीहत इसके अंदर हमारे लिए वही हो सकती है जो चीजें हम अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, जो चीजें हम ऊपर कॉपी करके आ रहे हैं। जैसे सलाम को हमने कॉपी किया, सलाम करने का जो तरीका वही हमने कॉपी किया है। ठीक है, तो पहले हमने उसको ऑब्जर्व किया, फिर उस सलाम करने के तरीके को हम अपने अंदर लेकर आए। फिर जब हम अपने अंदर लेकर आए, तो भाई हम उसको अप्लाई भी तो करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी तो करेंगे, यानी सिर्फ हम अपने अंदर लेकर क्या करेंगे अगर उसका हम ज़ुहूर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वैल्यू क्लैरिफिकेशन में फाइंड आउट गैप इन वैल्यू प्रीच एंड प्रैक्टिस, यानी ये पीरियड से मुराद, यानी मैं वही कह रहा हूँ जो हमने सलाम लिया है। ठीक है, तो हम जो सलाम कर रहे हैं एंड प्रैक्टिस, तो उस सलाम और प्रैक्टिस के दरमियान हम गैप देखते हैं, इससे कितना फायदा हो रहा है कि मेरे सलाम करने से क्या, जिस तरीके से लोग सलाम करते हैं, मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सलाम कर रहा हूँ लोगों से, तो इसका मुझे क्या इफेक्ट दिख रहा है, यानी कुछ सोसाइटी में या फिर मेरे सलाम करने का जो तरीका, मुझे कुछ इज्जत मिल रही है कि नहीं मिल रही, कोई एक अच्छा तरीका है कि नहीं तरीका है, ये सारी चीजें वैल्यू क्लैरिफिकेशन के अंदर आती है। फिर उसके बाद 4 में हमारा वैल्यू कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है, इसका मतलब अगर देखा जाए जमूद के माना में होता है, यानी जमने के माना में। ठीक है, जमने का माना का इसका दूसरे लफ्ज में हम ले सकते हैं टुगेदर वैल्यूज। ठीक है, यानी फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लास्ट स्टेज में इन सारी वैल्यूज को हम अपने अंदर जमा कर लेते हैं, फिर जिसको हम क्या करेंगे, हमेशा के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यही लफ्ज हमें याद रखना है। अगर बहुत सारी मतलब इस तरीके से अंग्रेजी लिखी हुई मिल जाती तो जरूरी नहीं कि हमें हर एक का लफ्ज आए या हर एक की चीज हमें आए, लेकिन अगर हमें बेसिक चीज मालूम होती है कि इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, तो उस तरीके से भी हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन में देखिए ये लफ्ज से ही समझ में आता है। कलेक्शन में क्या, पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर अपने अंदर एसेस करेंगे, यानी उसकी जांच करेंगे, लेकर जाएंगे। वैल्यू क्लैरिफिकेशन में क्लैरिफाई करेंगे, यानी प्रैक्टिस करके उसको देखेंगे, उसको क्लैरिफाई करेंगे, उसके अंदर फाइंड आउट करेंगे गैप कि कितना फायदा है क्या नहीं है इससे। फिर वैल्यू कंसोलिडेशन का मतलब क्या, उन तीनों मतलब वैल्यू कलेक्शन, वैल्यू असेसमेंट, वैल्यू क्लैरिफिकेशन जो है, उन तीनों चीजों को हम अपने अंदर लाकर जमूद कर लेंगे, यानी जमा कर लेंगे। ठीक है, गैदर कर लेंगे उन वैल्यूज को, जिसको हम हमेशा के लिए क्या कर लेंगे, फिर आगे के लिए इंटीग्रेट करेंगे, यानी फैलाएंगे उसको। ठीक है, तो इनके ये 4 स्टेजेस हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि स्टेजेस ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट, वैल्यू डेवलपमेंट का पहला स्टेज क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो खुसूसियात के साथ ही आपसे पूछे, वो ऐसा भी पूछ सकते हैं, तरतीब लगाने के लिए भी पूछ सकते हैं, पहला कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। ठीक है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया वैल्यू क्लैरिफिकेशन से, तो ये अगर देखा जाए तो ये एक दूसरे लफ्जों में ये क्वेश्चन हमें घुमा कर पूछा गया। लफ्ज तो इसके अंदर बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, लेकिन सबसे नहीं होता है और अक्सर लोगों से तो बन ही जाता है। देखिए, पहले में हमें ये क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट आर प्रेजेंट विद एन इश्यूज, कह रहे हैं कि स्टूडेंट को एक इशू के साथ पहले क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। बी में हमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट सजेस्ट अल्टरनेट सॉल्यूशन। सी में कह रहे हैं कि स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग अबाउट ईच अल्टरनेट। डी में कह रहे हैं कि स्टूडेंट कंसीडर कॉन्सिक्वेंस ऑफ अल्टरनेट। ई में कह रहे हैं कि स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस एंड मेक अ चॉइस।
तो इसका मैं पहले आपको आंसर बताऊं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन के एतबार से इसका सही क्या है। तो देखिए अगर हम देख रहे हैं कि इसमें ए सब में दिया, इस वजह से हम इसमें से किसी को भी इलिमिनेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो बी को हम देखते हैं, यहाँ पर ए दिया है, फिर सेकंड में हमें बी दिया है। तो पहला क्या है, देखिए कोई भी चीज होगी, ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट को पहले एक इशू के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, एक कोई प्रॉब्लम होगी जो उसको दी जाएगी, तो बी में कह रहे हैं कि स्टूडेंट सजेस्ट अल्टरनेट सॉल्यूशन, फिर उस प्रॉब्लम का अल्टरनेट सॉल्यूशन भी उसको सजेस्ट किया जाएगा। यानी इस प्रॉब्लम का आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का रीजन क्या हो सकता है, अल्टरनेट सॉल्यूशन। ठीक है, यानी एक बाद दीगरे उसको एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया जाएगा, ये बी में है। फिर उसके बाद डी में दिया हुआ है कि स्टूडेंट कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच अल्टरनेट। देखिए पहला उसको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, यानी इशू दिया जाएगा, फिर उस इशू का उसको सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशन सजेस्ट किया जाएगा। तो भाई जब वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा, तो उस सॉल्यूशन का तो वो कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा भी तो वो निकालेगा। तो सॉल्यूशन के बाद स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट कंसीडर करेगा कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईच अल्टरनेट, हर ईच अल्टरनेट का जो सॉल्यूशन स्टूडेंट लगाएगा फिर उसका नतीजा निकालेगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस यानी सॉल्यूशन के बाद स्टूडेंट नतीजा निकालेगा। सी में दिया हुआ है स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग अबाउट द ईच अल्टरनेट। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा हर अल्टरनेट के बारे में। तो जाहिर सी बात है पहले इशू में आएगा, फिर सॉल्यूशन, के बाद दिगरे सॉल्यूशन को देखेगा, सॉल्यूशन को निकालने के बाद उस नतीजे को देखेगा, फिर नतीजे के बाद क्या करेगा, वो अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करेगा, यानी किस तरीके से मैंने किया, क्या क्या मैंने मतलब कौन कौन सा मेथड मैंने अपनाया, क्या क्या चीजें मैंने की, ये सारी चीजें यहाँ पर उसकी आ जाएंगी। फिर ई में आपका आ जाएगा स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस एंड मेक अ चॉइस। तो ये उसका एक फाइनल का रिजल्ट या फाइनल लेवल हो जाएगा यहाँ पर। ये है वैल्यू क्लेरिफिकेशन। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? ओके सर जी। चलिए ठीक है। असल में कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, अगर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसकी तरतीब क्या दी गई है। ठीक है, इसको अगर हमें इसके ऑप्शन को याद करने में दिक्कत हो, क्योंकि कभी कभी होता है सेम पीवाईक्यूज रिपीट कर दिया जाता है, तो हमें हर पीवाईक्यूज को अहमियत देनी है। हमें ये समझना है कि क्या पता यही पीवाईक्यूज हमारे शिफ्ट में रिपीट हो जाए। तो इसको इस तरीके से हम याद कर लें कि पहले देखिए इशू दिया जाएगा, फिर इशू के बाद उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, सॉल्यूशन के बाद हम नतीजा निकालेंगे, नतीजे के बाद हम क्या करते हैं, जब हमें ऐसे देख लीजिए हमें एग्जाम हॉल का नतीजा मिलता है, अगर हमारी फर्स्ट सेकंड पोजीशन आती है, तो हम अपनी फीलिंग को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जेआरएफ के रिजल्ट हो जाए, कोई आपसे पूछे आपका कैसे निकला, तो पूछिए मत लोग क्या क्या बोलते हैं कि मैंने यहाँ से पढ़ा वहां से पढ़ा, अपनी फीलिंग को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस के बाद फीलिंग आएगी, फिर उसके बाद उसकी एक लेवल की चॉइस बनाएगी, वो क्या करेगा आगे जाकर। ठीक है, और ये जो स्टेजेस है ये भी आप लोगों को इसको भी जहन में रखना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 45। ये है हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि गिविंग ऑर्डर्स टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं कि अगर टीचर स्टूडेंट को क्लासरूम में कोई ऑर्डर देता है या कोई बात देता है, तो कह रहे हैं कि ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है कम्युनिकेशन का। ठीक है, मान लीजिए ये असर्शन सही है। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि एक सिंपल सी बात कही जा रही है यहाँ पर। रीजन क्या बता रहे हैं, द मैनर्स ऑफ ऑर्डर डिपेंड अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व। कह रहे हैं कि टीचर का जो ऑर्डर है या टीचर जो बात दे रहा है, अगर आपके क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट इन्वॉल्व है, जो स्टूडेंट शरीक है, तो स्टूडेंट के कल्चरल बैकग्राउंड पर वो ऑर्डर डिपेंड करना चाहिए। इसकी मतलब मिसाल अगर मैं दूं, ये है जैसे मान लीजिए हमारा जो क्लासरूम है, इसके अंदर जो है यूपी के भी बच्चे हैं, कश्मीर के भी बच्चे हैं, बंगाल के भी बच्चे हैं, केरला के भी बच्चे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो उर्दू समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ अंग्रेजी और अरबी समझते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे उर्दू नहीं समझते। तो टीचर का जो ऑर्डर होगा, मान लीजिए टीचर ने जो हमें ऑर्डर दिया, ठीक है, वो उर्दू में दिया, तो उर्दू वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, लेकिन केरला वाले बच्चे नहीं समझेंगे, बंगाल वाले बच्चे नहीं समझेंगे। तो टीचर को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये टीचर का जो ऑर्डर है उनके कल्चरल बैकग्राउंड पर डिपेंड करके टीचर को ऑर्डर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? असर्शन रीजन में क्या हाँ सही? जी सर। देना चाहिए। जी जी, ऐसा ही होना चाहिए जी बिल्कुल, कल्चरल तो इसका जो बैकग्राउंड। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी क्लासरूम में केरला केरला वगैरह के बच्चे होते थे, तो हम लोग तो समझ जाते थे टीचर क्या कहता है, लेकिन वो बच्चे ऐसे ताकते रहते थे केरला हमें नहीं समझ में, तो टीचर क्या करते थे, उनको अरबी में बताते या अंग्रेजी में बताते थे कि ये इंस्ट्रक्शन है, ये चीज है, ये नोटिस लगाई गई है, आपको ये फॉलो करना है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए यहाँ पर उधर जो हमने पढ़ा था वो एडोलसेंस के कैरेक्टरिस्टिक थे और यहाँ पर अडल्ट लर्नर के पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे हमने एक पढ़ा था फील्ड इंडिपेंडेंट पढ़ा था, फील्ड डिपेंडेंट पढ़ा था, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि वहां पर आप उसमें से उनकी खुसूसियात को निकाल कर अलग कर लीजिए कि इंडिपेंडेंट की खुसूसियात कौन सी, डिपेंडेंट की खुसूसियात कौन सी है। क्योंकि जब भी PYQ उससे क्वेश्चन बनेगा उसमें से कुछ ना कुछ एक लाइन का वो उसमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन जरूर ही उठाकर वहां पर वो डाल देते हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि अगर हम पढ़े रहते हैं, हम उसको अलग करके लिखे रहते हैं, तो वो मतलब क्वेश्चन बनाने में हमारे लिए बहुत आसानी होती है। तो देखिए यहाँ पर भी वही घुमा फिरा कर वही सारे लफ्ज डाल दिए गए हैं। तो अडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक पूछे गए। अडल्ट लर्नर की मिसाल हम लोग अपनी ले लें, यानी जो हम लोग बिल्कुल बालिग हैं, अक्लमंद हैं, ठीक है, सारे काम सोच समझ के करते हैं। क्या इनके अंदर फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है? या इंक्रीज फोकस एक्टिविटीज विद पेयर ग्रुप्स, ये अडल्ट लर्नर होते हैं। एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल होते हैं, यानी क्या ये जो अडल्ट लर्नर होते हैं इनका मतलब अपने आप पर इनका पूरा कंट्रोल होता है। और जो डी में है एबिलिटी टू एक्ट रेशनली, ये अक्लमंदियों वाली हरकत करते हैं, अक्लमंदियों वाली बातें करते हैं। फिर उसके बाद क्या, लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ गाइडेंस एंड कंट्रोल। कह रहे हैं कि जो अडल्ट लर्नर होते हैं क्या वो गाइडेंस एंड कंट्रोल से बिल्कुल ये भी आजाद होना चाहते हैं। तो ये क्या होगा? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। सर डी। सर सी जी ऑप्शन जी नंबर बिल्कुल। सी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यही सारी चीजें उसमें भी आई थी। ये फिजियोलॉजिकल ग्रोथ आया था उसमें एडोलसेंस के अंदर, ये वाला लफ्ज भी आया था, यानी ये वाला भी पूरा ऑप्शन आया था एडोलसेंस के अंदर। और इंक्रीज फोकस ऑफ एक्टिविटीज विद प्योर ग्रुप्स, ये भी आया था। और जब हम लोग वहां पढ़ रहे थे तो वहां पर ये दोनों चीजें आई हुई थी, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इन दोनों क्वेश्चन में से जो एडल्ट की खुसूसियात हैं, जो एडोलसेंस की खुसूसियात है, इसको आप लोग अलग करके लिख लें, इससे आप ही का फायदा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर है फॉर्मेटिव असेसमेंट का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले भी बताया कि इनसे वन लाइन स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन आता है और मैच द कॉलम वाला भी आता है। देखिए ये कितना लंबा क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट से ये क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको मालूम है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या, तो ये क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है कि विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इन क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर एज गिवन बिलो विल बी क्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये पूछ रहे हैं कि आपको फॉलोइंग में से बताइए कौन सी फॉर्मेटिव असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कौन सी खुसूसियात हैं। फर्स्ट में आपको कह रहे हैं कि द टीचर आस्क क्वेश्चन टू इलिसाइट क्लासिफिकेशन फ्रॉम स्टूडेंट। कह रहे हैं कि टीचर क्या करता है कि स्टूडेंट्स की मतलब टीचर क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट से उनकी क्लासिफिकेशन को जाहिर करने के लिए। बी में कह रहे हैं कि द टीचर स्पेसिफाई, देखिए ये लफ्ज यही कीवर्ड है, लेवल ऑफ मास्टरी, ये भी एक कीवर्ड है। ये क्या है कि द टीचर स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ मास्टरी अटेंड बाय स्टूडेंट। कह रहे हैं कि टीचर क्या करता है यहाँ पर स्पेसिफाई करता है लर्नर का लेवल ऑफ मास्टरी, यानी महारत का लेवल जो स्टूडेंट के जरिए अटेंड किया जाए। और महारत का लेवल टीचर कहाँ पर स्पेसिफाई करता है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्पेसिफाई टीचर करता है वो किस लेवल में करता है, ठीक है। सी में कह रहे हैं कि द टीचर प्रॉम्प्ट एंड प्रोब्स, ठीक है, ये है टीचर प्रॉम्प्ट एंड प्रोब्स द स्टूडेंट व्हाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। ये कह रहे हैं कि टीचर जब प्रेजेंटेशन देता है या प्रेजेंटेशन बनाता है तो वो प्रेजेंटेशन देते देते स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछ लेता है और उसकी प्रोब्स का मतलब होता है यानी और उसकी तहकीक भी करता है क्या बच्चे सही बता रहे हैं कि नहीं सही बता रहे हैं। तो ये हमारा किस लेवल में होगा, ठीक है। डी में ये कह रहे हैं कि द टीचर पॉज फॉर अ फ्यू सेकंड लुक एट स्टूडेंट एंड आस्क क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि टीचर क्या करता है, पढ़ाते पढ़ाते कुछ सेकंड का पॉज लेता है, स्टूडेंट की तरफ देखता है और उससे क्वेश्चन रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेता है। ई में ये कह रहे हैं कि द टीचर इंडिकेट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड गिवन जजमेंटल वैल्यूज। देखिए यहाँ पर ये कीवर्ड है, यहाँ पर ये कीवर्ड है, बाकी सारी चीजें मैंने बता दिया। तो आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा अगर आप समझ रहे हैं? सर ऑप्शन बी। ए सी एंड डी बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें मालूम है, मैंने कहा स्पेसिफाई लेवल ऑफ मास्टरी। तो लेवल ऑफ मास्टरी जो है ना, ये आपके सम्मेटिव इवेल्युएशन के कीवर्ड है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, मैंने वहां पर भी लिखा था ये सम्मेटिव इवेल्युएशन। क्योंकि लेवल ऑफ मास्टरी हमारी जो महारत का लेवल डिसाइड किया जाता है कि हम किस पानी में फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ रैंक है, क्या है। तो ये हमारा सम्मेटिव के अंदर आता है। एक हमारा आता है फॉर्मेटिव के अंदर लेवल ऑफ कंटेंट, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। इसको भी आप लोग अलग करके लिख लीजिए।
ये उसके अंदर फॉर्मेटिव के अंदर आता है लेवल ऑफ कंटेंट। लेवल ऑफ कंटेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें कंटेंट पढ़ाया जाता है ना, मतलब किस लेवल का हम आपको कंटेंट पढ़ाया ताकि आपकी इंप्रूवमेंट और अच्छी हो सके, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमारा जो फंडा होता है, जो मतलब टीचर फॉलो करता है, क्वेश्चन आंसर सेशन भी फॉलो कर सकता है, डिस्कशन भी फॉलो कर सकता है, टीचर हमें इसमें फीडबैक भी देता है, टीचर इसमें क्या करता है, ओवरऑल टीचर का क्या मकसद होता है, इंप्रूवमेंट, इंगेजमेंट, इनहेंसमेंट, ये सारे लफ्ज इसके अंदर आएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 48। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, ठीक है, इज मेनली वन वे, मेनली वन वे इसमें क्या होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस दिया हुआ है, ठीक है, यहीं पर हमें फोकस करना है। देखिए काउंसलिंग जो होता है, काउंसलर, गाइडिंग, ये दोनों एक ही माने में आ जाएंगे। काउंसलर या गाइडिंग जो गाइड करने वाला, टीचिंग जो है ये भी वन वे ही होती है, लर्निंग जो है ये भी वन वे होती है, तो इसमें से क्या सही हो सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंस दिया है यहाँ पर। टीचिंग होगा। नहीं भाई, टीचिंग टीचिंग ये टीचिंग का जो डायरेक्शन है, टीचर कहाँ से इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पर? टीचर तो हमें इन्फ्लुएंस करेगा ना, तो इन्फ्लुएंस होने वाले हम ही रहेंगे ना। तो इनमें जो है ये हमारी लर्निंग है, ठीक है। टीचर तो हमें इन्फ्लुएंस करेगा भाई, टीचर किस किस चीज से टीचर इन्फ्लुएंस होगा? टीचर तो हमें खुद करेगा। तो ये कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंस का डायरेक्शन पूछा, जो कि मेनली वन वे होता है, तो ये लर्निंग होगी, टीचर वो हमें करेगा और हम इन्फ्लुएंस होंगे लर्निंग के जरिए। तो देखिए ये वही है कि द डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस इज मेनली वन वे इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग के प्रोसेस में ही ये मतलब वन वे होता है, इन्फ्लुएंस का जो डायरेक्शन होता है। ये कह रहे हैं कि although there is the no single definition of learning, most psychologists and educators would agree that learning is process by which behavior is either modified or changed through experience या training। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारी लर्निंग की डिफिनेशन होती है, देखिए लर्निंग की डिफिनेशन होती है कि परमानेंट बिहेवियर के अंदर चेंज लाना, ठीक है, परमानेंट ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टीचिंग ये क्या मतलब लर्निंग क्या होती है, मतलब लर्निंग ये होती है कि लर्नर के अंदर जो होता है, यानी परमानेंट लर्नर के परमानेंट बिहेवियर में चेंज लाना, ठीक है। तो लर्नर के बिहेवियर में परमानेंट चेंज कैसे आ सकता है? जैसे हमें मालूम है कि हमें वक्त टू वक्त हमें एक तरीके से मतलब टाइट करने की जरूरत होती है। जैसे अभी हमारा एग्जाम आ रहा है यूजीसी नेट का, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जिनका पहले से एडमिशन, वो भी क्लास में नहीं आ रहे, लेकिन कुछ लोग क्या है, कभी होता है वीडियोस सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं, आ जाती है, या किसी को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, उसमें ये टीचर का हाथ होता है। टीचर टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करता रहे, यानी आपका जो चाल चलन है पढ़ने लिखने का, टीचर उसको सुधारता रहे, ठीक है, यानी उसका मॉडिफाई करता रहे। तो इन्फ्लुएंस का जो तरीका है ये हमारा क्या होगा, ये लर्निंग होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 49। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, इसको आप लोग जल्दी से बताएं ये क्या हो सकता है। देखिए, टू इम्पोर्ट नॉलेज टू लर्नर, क्या मतलब लर्नर के नॉलेज को इम्पोर्ट करना, टू डेवलप इंसाइट इनटू द लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, टू मेक स्टूडेंट रिलेट फैक्ट विद प्रिंसिपल। देखिए यही सारे लफ्ज मैं आप लोगों को मतलब बार बार इसकी निशानदेही कर रहा हूँ कि यही सब घूम घूम कर आ रहे हैं। टू इनकरेज स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज इन सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशन, ये कह रहे हैं कि क्या स्टूडेंट को इनकरेज करेगा कि वो नॉलेज को अप्लाई करे सिमिलर एंड डिफरेंट सिचुएशन में। तो ये किस, ये सारी चीजें बताइए। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल से यहाँ पर कौन ऑप्शन सा बी सर, बी होगा बी सर। ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारा जो ये पेपर है ना, ये बिल्कुल इतना भी टफ नहीं है जितना टफ लोगों ने बना रखा है। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ कि आप लोग पीवाईक्यूज करें थोड़ा, ये भी देखिए कि जो क्वेश्चन सिमिलर आ रहे हैं उसमें क्या क्या मतलब चीजें हैं, कौन कौन से लफ्ज आ रहे हैं, तो उसको भी आप लोग समझने की कोशिश किया करें और एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश किया करें। पीवाईक्यूज करने का आधा काम क्या है कि आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली एग्जाम हॉल में। इसके अलावा भी आप कोई भी पीवाईक्यूज करते हैं तो वो आपके लिए नया ही होगा, ठीक है। मान लीजिए अभी 2022 का पीवाईक्यूज, 2021 की बहुत सारी शिफ्ट के पीवाईक्यूज होंगे, आप उसको करेंगे तो वो आपके लिए नया ही होगा, और ऐसा ही होगा कि ऐसा लगेगा कि यही आपके एग्जाम हॉल में आया, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है। तो आप जब पीछे से चीजें पढ़ते हैं, आपको मालूम है किस लेवल का क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तब उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप पीवाईक्यूज करते हैं और इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए और अलग अलग करते हैं कि रिफ्लेक्टिव में क्या है, मेमोरी में क्या है, की बिहेवियर क्या है, या ये थ्योरी है इसका क्या मतलब, ये सारी चीजें जो होती है, ठीक है। देखिए अब फिर वही आ गया क्वेश्चन नंबर 50।
ये कह रहे हैं कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव इवैल्यूएशन है, क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही गया है, ठीक है, बार बार लाया नहीं गया, ये क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो तकरीबन लेवल्स ऑफ टीचिंग से मतलब 70-80 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर क्या है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। देखिए इसके अंदर हर एक कीवर्ड बिल्कुल दिख रहे हैं, फॉर्मेटिव क्या होगा, समेटिव क्या होगा, क्राइटेरियन डिफरेंस क्या होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग क्या होगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है? जी, क्या बताया ऑप्शन जाए? नंबर 1 सर, पहला ऑप्शन सर। जी बिल्कुल सही बताया आपने, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसके अंदर अगर आपकी नजर पड़ती सारे ऑप्शन पे तो आप देख लेते यहाँ पर क्या दिया, पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। पोटेंशियल मतलब जबरदस्त इम्प्रूवमेंट के लिए इसको किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है। तो बार बार ये पहले ही से कहता आ रहा हूँ। समेटिव इवेल्युएशन में अगर आपको पढ़ा होगा, इसके अंदर हम लर्निंग को क्या करते हैं, जज करते हैं, ठीक है, जज लर्निंग स्टैंडर्ड, ठीक है। सी का 2 क्राइटेरियन डिफरेंस टेस्टिंग जो हमारा होता है उसके अंदर देखिए स्टैंडर्ड इंडिकेट ऑफ मास्टर। मास्टर का मतलब ये हो गया कि यानी जो एक तरीके से जो क्राइटेरिया बनाई गई, जो बेंचमार्क बनाया गया है उसके लिए, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग जो हमारा होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ परसेंटाइल रैंक, जो भी ऊपर हम लोग करके गुजरे। जी कोई कुछ कह रहा था? चलिए फिर ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं जो भी पढ़ाई जा रही हैं? जी जी सर आ रहा। चलिए ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन वहीं से आ गया जब एकदम सबसे पहले हम क्लास हुई थी इसकी टीचिंग की, तो उसके अंदर वो सारी चीजें, वो कॉम्पिटेंसी मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी कि बिहेवियर कॉम्पिटेंसी क्या होती है, हमारी पर्सनल कॉम्पिटेंसी क्या होती है। तो देखिए क्वेश्चन वहीं से ये पूछा गया है। ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियर रेदर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ रिलेट कॉम्पिटेंसी फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। ये कह रहे हैं कि आपको वो मतलब कॉम्पिटेंसी बताना है, टीचर की वो सलाहियत बताना है, रेदर देन यानी एटीट्यूड एंड बिलीफ। कह रहे हैं कि एटीट्यूड एंड बिलीफ, एटीट्यूड और बिलीफ जो हमारा होता है ये टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, वो कह रहे हैं कि रेदर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ, यानी पर्सनल एटीट्यूड एंड बिलीफ की बजाय टीचर की जो बिहेवियर कॉम्पिटेंसी है आपको वो बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा लफ्ज आगे पीछे इन्होंने कर दिया है। तो ये टीचर की बिहेवियर कॉम्पिटेंसी पूछा है, रेदर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ, यानी टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी को छोड़कर आपको बिहेवियर कॉम्पिटेंसी को बताना है कि इसमें से कौन कौन सी है। क्या लोकस ऑफ कंट्रोल है, या कम्युनिकेटिंग है, या मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग है, टीचर इंथुसियाज्म है, या इवेल्युएटिंग एंड फीडबैक है, क्या होगी? सर ऑप्शन नंबर डी। बी बताया है आपने? डी सर, डी लास्ट ऑप्शन। जी बी सी एंड डी बिल्कुल सही बताया आपने। देखिए यहाँ पर है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों सही होगा, क्योंकि लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है ये टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी में आता है, ठीक है। पर्सनल कॉम्पिटेंसी जो आपको जो पहली क्लास हुई थी वहां पर 3-4 तरीके की जो टीचर की कॉम्पिटेंसी होती है, बिहेवियर कॉम्पिटेंसी, स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, सब्जेक्टिव कॉम्पिटेंसी, वो वहां पर मैंने इकट्ठा कर दिया था, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर अपनी कॉपी पर नोट करें, आप ही का फायदा है। तो देखिए ये पर्सनल कॉम्पिटेंसी होती है, इसमें क्या लोकस ऑफ कंट्रोल, लोकस का मतलब होता है महल, मौका या जहां। तो इसमें क्या होता है कि टीचर का मतलब जो मौका है या महल है, मतलब अब टीचर मौके महल के एतबार से अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, यानी टीचर को यानी खड़ा होना है या हंसना है किस तरीके से। जैसे टीचर अपने रूम में रहता है बिल्कुल बेतकल्लुफ रहता है, अपनी कैबिन में रहता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्लासरूम में आएगा या कहीं पर होगा मैनेजर के सामने होगा तो उसको अपने हिसाब से रहना है। कम्युनिकेटिंग जो होता है ये टीचर की बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में आता है। मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग ये भी बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में आता है। बिहेवियर का मतलब ये यानी टीचर का चाल चलन कैसा है। तो कम्युनिकेटिंग ये क्लासरूम में टीचर किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज एंड मॉनिटर करता है, ठीक है, ये भी बिहेवियर में आएगा। टीचर इंथुसियाज्म, ये जो इंथुसियाज्म मतलब जोशो खरोश, जो जज्बा होता है, तो टीचर का ये जज्बा कैसा होना चाहिए, तो ये भी टीचर की चाल चलन यानी बिहेवियर में आएगा। नहीं नहीं ठीक है, ये टीचर के इंथुसियाज्म जो होता है ये टीचर की उसमें आएगा, टीचर की पर्सनल कॉम्पिटेंसी में एटीट्यूड आएगा, में ठीक है। सर। बिल्कुल, और इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग द फीडबैक ये टीचर की बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीजों को क्या करते हैं ना हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के जरिए ही हमारी तैयारी होती है। ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें हमें किताबों में अलग अलग करके लिखी हुई मिलती है कि ये कॉम्पिटेंसी ये है, ये कॉम्पिटेंसी ये है, आप लिख लीजिए। क्वेश्चन के जरिए ही हम चीजों को अलग करते हैं, ठीक है। उसी से हमारी तैयारी नंबर 1 की होती है, ठीक है।
जी चलिए ठीक, सर। ये है क्वेश्चन नंबर 52। कह रहे हैं कि अरेंज द स्टेप फॉर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, ठीक है, फॉर योर टीचर, फॉर योर टीचिंग एरिया। ये कह रहे हैं कि टीचिंग एरिया के लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, और यहाँ पर ये दिया हुआ ABCD ये जो भी दिया हुआ है, और इसमें से आपको मतलब कह रहे हैं कि पहला स्टेप से मतलब पहले स्टेप से लास्ट स्टेप तक आपको इसको चूज करना है, बिगिनिंग टू लास्ट स्टेप ऑर्डर, ठीक है। तो पोर्टफोलियो होता क्या है? देखिए, पोर्टफोलियो ये टीचर का भी बनता है, पोर्टफोलियो ये स्टूडेंट का भी बनता है, ठीक है। जी, आप में से किसी ने अपने आप को म्यूट किया है क्या? बहुत आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये टीचर का जो पोर्टफोलियो होता है, ये कह रहे हैं कि मतलब एक पोर्टफोलियो बनाना है फॉर योर टीचिंग एरिया, यानी अपनी टीचिंग एरिया के लिए आपको पोर्टफोलियो बनाना है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है आपको यही सिलेक्ट करना है कि यानी पहले स्टेप पे कौन आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे कौन आएगा। देखिए, पोर्टफोलियो के ताल्लुक से अगर मैं बताऊं, पोर्टफोलियो हमारा स्टूडेंट का भी बनता है। इसको दूसरे लफ्ज में अगर हम बोले तो इसको क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है, रूब्रिक्स, यानी ये सबसे फाइनल का स्टेज होता है। जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल अगर हम दे, तो अगर हमारा पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है, ये तो जैसे जो बीएड वगैरह वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हीं का पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से बनता है। उनमें क्या है कि उनकी हर एक चीज, हर एक बैकग्राउंड पूरा, यानी लर्नर का इवेल्युएशन किया जाता है। जैसे हो गया कि लर्नर किस फैमिली से है, ठीक है, लर्नर की फैमिली देख ली जाएगी, लर्नर की इनकम क्या है, ठीक है, लर्नर की पिछली पढ़ाई कहाँ से है, प्रायर नॉलेज उसकी क्या है, ठीक है, और लर्नर जो उसका लेवल है पढ़ने का वो कितना अच्छा, यानी बहुत तेज है या कैसा है, लर्नर का लिखने का स्टाइल कैसा है, ठीक है, राइटिंग स्टाइल कैसी है, उसका पढ़ने का तौर तरीका का, ये सारी चीजें नहीं, हर एक चीज उसके अंदर मतलब जो पोर्टफोलियो बनता है लर्नर का, जो इवेल्युएशन किया जाता है बीएड वगैरह पे, तो जो स्टूडेंट होते हैं हर एक मतलब कोई भी चीज नहीं छोड़ी जाती, सब कुछ चीजें जांच कर उसका पोर्टफोलियो यानी बनाया जाता है। तो लेकिन ये हमसे कह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो आपकी टीचिंग एरिया के लिए है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि डिसाइड हु विल प्लान द पोर्टफोलियो, डिसाइड विच प्रोडक्ट एंड हाउ मेनी सिंपल टू पुट इन द पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई कॉग्निटिव स्किल एंड पोजीशन। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि बिल्ड द पोर्टफोलियो रूब्रिक्स, ठीक है जी। आप सर अपने कैमरे को इसका म्यूट कर सी लें। ऑप्शन मिसिंग है क्या? ऑप्शन सी नहीं सर है। इसका ऑप्शन नंबर सी मिसिंग है। बी पोर्टफोलियो मिसिंग है, मतलब एक मिनट, ए बी मतलब सी। ए बी फिर सीधे डी आए हैं। देखिए, ये यहाँ पर मेरे ख्याल से ना ये सी डी होना चाहिए, ये ऐसे होगा, चार ही ऑप्शन है ना, ABDE CD। हाँ नहीं, यहाँ पर ये एक ऑप्शन मिसिंग है, सही बात। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम फिर से कल से लेकर आएंगे, ठीक है, कल लेकर आएंगे। लेकिन ये इसका जो मतलब होता है ना, उसका मतलब देखिए यहाँ पर यही होता है, ये जैसे मैंने पहले बताया कि रूब्रिक्स होता क्या है, या रूब्रिक्स या पोर्टफोलियो, जिसको दूसरे लफ्ज में हम रूब्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो होता है वही होता है जिसके अंदर लर्नर का इवेल्युएशन किया जाता है, और वो इवेल्युएशन हमारा टीचर का भी उसमें होगा, लर्नर का भी होगा। इसकी सबसे अच्छी सी एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों को मालूम है कि हमारा 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, तो इसको रूब्रिक्स में इस तरीके से असाइन कर दिया जाता है, रजिस्टर बना दिया जाता है हमारा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें कहते हैं कि ये मतलब है, ठीक है, ये कह देंगे कि 70 नंबर जो हमारा होता है, ये हमारा एग्जाम जो मेन एग्जाम सेमेस्टर का होता है उसमें दिया जाएगा। बाकी 30 नंबर जो हमारा होता है, जैसे कह देंगे कि 15 नंबर आपको वाइबा का मिलेगा, ठीक है, 10 नंबर आपको असाइनमेंट का मिलेगा, और 5 नंबर ऐसे लिख देते हैं कि जब आप प्रेजेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे या कोई भी और अच्छी एक्टिविटीज करेंगे, तो उसमें आपको ये 100 नंबर, इस तरीके से आपका एक पेपर होता है। तो रूब्रिक्स या मतलब पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि जब हमारी सारी चीजों को लर्नर का जो इवेल्युएशन किया जाए उसको पूरा एक तरतीब वे में कर दिया जाए, ठीक है, उसको एक तरतीब वे में कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, टीचिंग पोर्टफोलियो इज अ कोहेरेंट सेट ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग वर्क सैंपल एंड रिफ्लेक्टिव कमेंट्री ऑन देम compelled by a faculty member to inquire into a represent his or her teaching practice as related to the student learning and development। तो यानी ये जो कह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो होता है ये बनाया जाता है जिसके अंदर हमारा ये मतलब जो इंक्लूड मतलब क्या इंक्लूड करेगा, ये वर्क से ही रिलेट करता है, ठीक है, और जो किसके जरिए बनाया जाता है, फैकल्टी मेंबर के जरिए बनाया जाएगा। क्योंकि हमारा जो पोर्टफोलियो बनेगा वो कौन बनेगा, वो हमारे टीचर बनाएंगे, ठीक है, हम अपना पोर्टफोलियो अपने से नहीं बना सकते, वो टीचर ही बनाते हैं, टीचर ही हमारा इवेल्युएशन करेगा, हम अपने से अपना इवेल्युएशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो बनता है उसमें क्या है, ये जो प्रैक्टिस होती है किससे रिलेट करता है, स्टूडेंट लर्निंग और उसके डेवलपमेंट से। जो पोर्टफोलियो बनता है, जो रूब्रिक्स बनता है, उसके अंदर स्टूडेंट और टीचर
का मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट ही होता है। यहाँ पर रूब्रिक्स में कह रहे हैं कि रूब्रिक्स इज अ सिस्टमेटिक स्कोरिंग गाइडलाइन टू इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जो सिस्टमेटिक इवेल्युएशन स्टूडेंट का हम करेंगे रूब्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो वो कोई भी चीज होता है, कह रहे हैं कि पेपर है, स्पीच है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, पोर्टफोलियो केसेस, ठीक है। पेपर का मतलब अगर आपने कोई पेपर प्रेजेंट किया तो उस प्रेजेंट करने का आपका जो तरीका है ना, उसका पूरा शुरू से आखिर तक का आपका इवेल्युएशन कर देंगे कि यानी उस पेपर के अंदर आपने मटेरियल कहाँ से लिया, किस किताब को आपने यूज किया, आपका पढ़ने का तरीका कैसे था, आपने लिखा किस तरीके से, नहवी सर्फी गलती नहीं है क्या, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आपका स्पीच देने का तरीका क्या है, उसका पोर्टफोलियो या उसका रूब्रिक से पूरा बना देंगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरीके से आपने किया, शुरू से आखिर तक आप उसकी जड़ को मतलब पूरा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी का दूसरा लफ्ज यही है, पोर्टफोलियो और रूब्रिक्स अगर देखा जाए दोनों का माना एक ही होता है, ठीक है। बाकी उस क्वेश्चन को मैं इंशाल्लाह कल लेकर आऊंगा ताकि उससे और अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से ये क्वेश्चन है। इसमें एक ऑप्शन सच में मिसिंग है, तभी ये मैं कर रहा था, मुझे भी बहुत क्लियर नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। तो 53 में देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ये हमारा फ्री का नंबर होता है। फ्री का नंबर का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि लर्नर सेंटर कौन सी चीजें होती है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग गलत कर बैठते हैं। ये क्या है, फॉर्म द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग यूज इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, आइडेंटिफाई द दोज विच आर लर्नर सेंटर। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा लर्नर सेंटर है। लर्नर सेंटर और टीचर सेंटर आपको मालूम है, लर्नर सेंटर वो होता है जहां पर लर्नर का सबसे ज्यादा काम होता है, लर्नर का सबसे ज्यादा हिस्सा होता है उस काम को करने में। और जो हमारा टीचर सेंटर होता है जहां पर पूरा का पूरा काम टीचर करता है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क, क्या ये टीचर सेंटर है या लर्नर सेंटर है। चाक एंड टॉक मेथड, ये क्या है। और लेक्चरिंग विद ऑडियो एंड विजुअल, ठीक है, यानी जो लेक्चर दिया जाता है ऑडियो और विजुअल, यानी विजुअल जो हमारे देखने के माने में आएगा। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। तो इनमें से इससे जो पहली क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने लर्नर सेंटर और ये जो टीचर सेंटर है उसको मैंने अलग कर दिया था, लेकिन यहाँ पर बताइए आपको समझ में आ रहा है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। सर यहाँ पे ऑप्शन बी सुटेबल लग रहा है, लेकिन इसमें प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। जी जी बिल्कुल, ये देखिए ना, हाँ तो देखिए हमें कभी कभी क्या होता है ना, हमें ऑप्शन के एतबार से भी चलना पड़ता है। क्यों नहीं है सुइटेबल, देखिए हमें मालूम है कि जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है ये स्टूडेंट सेंटर है, ठीक है, यानी ये लर्नर सेंटर है। लेकिन अगर ये हमारे ऑप्शन में नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कि हमें इसको पकड़ कर बैठना है, ये क्यों नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इन क्वेश्चन पर हम पकड़ कर बैठ जाते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं, बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चन में लग जाते हैं, ठीक है। तो हमें हमें मालूम है कि देखिए सी हमारा क्या है, लेक्चरिंग विद ऑडियो एंड विजुअल। तो लेक्चर कौन देता है, लेक्चर हमारा टीचर देता है, तो कभी भी ये हमारा लर्नर सेंटर हो ही नहीं सकता। तो हमें मालूम है कि सी इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है, सी इसमें आ रहा है। तो इस एतबार से हम इन ऑप्शन को कटकुट मार देंगे और उसके बाद डी और ई अगर हम देखेंगे तो डी और ई भी हमारा क्या है, ये लर्नर सेंटर में आता है, ठीक है। मान लिया कि प्रोजेक्ट वर्क भी जो हमारा ये लर्नर सेंटर में आता है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन के एतबार से यहाँ पर नहीं फ्रेम किया गया है, ठीक है। एनटीए ने जो ऑप्शन दिया है उस एतबार से नहीं फ्रेम किया गया है। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए था डी और ई प्लस ए, ठीक है। यहाँ पर ए भी होना चाहिए था, लेकिन हम लोग इसको अपने से क्यों बढ़ाएं, क्योंकि जब यही ऑप्शन दिया गया है, यही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी और ई। देखिए चाक एंड टॉक मेथड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, साइमुलेशन क्या होता है। देखिए चाक चाक हमारा क्या होता है, वही चाक होता है जो हम ब्लैक बोर्ड पर जिससे लिखते हैं, ठीक है। चाक एंड टॉक मेथड ऑफ टीचिंग, अ स्टाइल ऑफ टीचिंग इन विच टीचर राइट्स ऑन अ ब्लैक बोर्ड विथ चाक एंड लेक्चर द क्लास विद टॉक। तो इसका देखिए ये इस लफ्ज के अंदर ही इसकी मालूमात है। चाक का मतलब ये है कि चाक का इस्तेमाल ज्यादा कौन करता है, टीचर ही करता है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए। टॉक का मतलब क्या है, वही टीचर बात करता है, यानी टीचर हमें एक तरीके से वो लेक्चर देता है ना। तो ये इसको भी मालूम है कि चाक एंड टॉक मेथड जो हमारे होंगे ये हमारे टीचर सेंटर होंगे, ना कि ये स्टूडेंट सेंटर है, ठीक है। ये हमारा टीचर सेंटर है। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ये हमारा स्टूडेंट सेंटर है। कह रहे हैं कि ये रिफर करता है इंस्ट्रक्शन या रिमीडिएशन प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटर। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट का सबसे ज्यादा रोल होता है, देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, मान लीजिए कि वो अगर प्रेजेंटेशन सेट होता है वो टीचर के जरिए ही सेट होता है कि वो कंप्यूटर प्ले करता है स्टूडेंट के सामने।
लेकिन उसमें मतलब जो मतलब क्विज होते हैं, जो डिस्कशन होता है, और भी जो दीगर सारी चीजें होती हैं, जैसे ये पुर करने वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि मतलब इसको सही करके आपको सही कॉलम को आपको भरना, ये सारी चीजें जो आती हैं हमारी। रिमीडिएशन का मतलब होता है यानी करेक्ट करना, ठीक है, उसको सही करना। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल अदा करता है वो स्टूडेंट अदा करते हैं, यानी स्टूडेंट ही उसको फील करते हैं, स्टूडेंट ही वो पूरा काम करते हैं। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल वही हो सकती है, जैसे प्रोजेक्ट वगैरह में मतलब असाइनमेंट वगैरह बच्चे लिखते हैं, तो ये कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन में उनको इंस्ट्रक्शन सिर्फ मिल जाता है, लेकिन पूरा काम कौन करते हैं, बच्चे ही करके लेकर जाते हैं। तो इसको स्टूडेंट सेंटर में लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, ये होता क्या है, देखिए साइमुलेशन का मतलब होता है नक्काली करना, ठीक है, यानी किसी की नकल करना, जिसको हम लोग बोलते हैं नकलची, यानी नकल करना, ठीक है, या पैरवी करने के माने में आप ले सकते हैं। साइमुलेशन हैव मेनी ऑफ सेम बेनिफिट एज रोल प्लेइंग, कह रहे हैं कि साइमुलेशन के बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट है। ये क्या है, द अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर कंसेप्ट, प्रैक्टिस स्किल, रिलेट टू अदर्स, सी मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ठीक है, सी मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड इंगेज इन मल्टीपल मॉडल ऑफ लर्निंग। तो देखिए साइमुलेशन का मतलब क्या होता है कि टीचर हमें क्या करता है, पहले हमें चीजें बता देता है, ठीक है। साइमुलेशन में क्या होता है, टीचर पहले हमें चीजों को बता देता है, फिर उन चीजों को हम नकल करते हैं और उसके बाद हम रोल प्ले करते हैं। टीचर ने हमें बता दिया कि हमें ये करना है, तो भाई टीचर हमें करके दिखा भी देता है साइमुलेशन के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। तो जैसे कि साइमुलेशन का सबसे अच्छा लफ्ज एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं ना इस इस्तेलाह में, कि जो पायलट होती है, हम पायलट की जो ट्रेनिंग लेते हैं, ड्राइवर जो होते हैं वो डायरेक्ट वो गाड़ी पर नहीं बैठ जाते, डायरेक्ट वो रोल प्ले नहीं करने लगते, पहले उनको करके सिखाया जाता है, पहले बताया जाता है, ठीक है। तो साइमुलेशन एंड रोल प्लेइंग की सबसे अच्छी एग्जांपल लोग यही देते हैं, पायलट वाली, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके अंदर जब उनको करके दिखाया जाता है तो स्टूडेंट उनको देखते हैं, फिर उसके बाद उसी की नक्काली करके वो लोग क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा है, ये हमारा है लर्नर सेंटर है, ये भी हमारा लर्नर सेंटर है, ये हमारा हो जाएगा टीचर सेंटर है। चाक एंड टाक ये भी हमारा हो जाएगा टीचर सेंटर, ये भी हमारा लर्नर सेंटर है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो देखिए लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर, इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं, ये सारी इजी चीजें हैं, बस हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। जी सर। ये है क्वेश्चन नंबर 54। इफ योर स्टूडेंट आर आइडेंटिफाइड एज अनएबल, ठीक है, ये दिया अनएबल बट विलिंग। अनएबल बट विलिंग का मतलब ये है कि यानी स्टूडेंट सीख नहीं पा रहा है, लेकिन वो सीखने की ख्वाहिश रखता है, सीखने की इच्छा करता है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं अभी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, हम सीख नहीं पा रहे हैं कि हमें फर्स्ट पेपर या मैथ है या सेकंड पेपर हमें कैसा पढ़ना है, लेकिन हमारे अंदर ख्वाहिश है कि हमें जेआरएफ निकालना है, ठीक है। बात ये है यहाँ पर अनएबल बट विलिंग, यानी बच्चा क्या है कि वो सीख नहीं पा रहा, लेकिन उसके अंदर क्या सीखने की ख्वाहिश है। इन द टर्म ऑफ देयर परफॉर्मेंस रीडनेस लेवल, रीडनेस लेवल का मतलब क्या है, यानी उसका जो मुस्तैदी वाला लेवल है, यानी जो उसका एक तरीके से ज़ौकी लेवल है, यानी सीखने की जो ख्वाहिश करने वाला लेवल है। Which of the following method of teaching will be considered appropriate to deal with him? तो कह रहे हैं कि यानी अगर ऐसा स्टूडेंट है जो सीख नहीं पा रहा है लेकिन वो सीखने की ख्वाहिश कर रहा है, तो इन मेथड में से कौन सा मेथड इस मतलब स्टूडेंट के लिए अप्रोप्रिएट साबित होगा, जो उसके साथ डील करेगा। तो पहले में ये कह रहे हैं कि गिविंग चैलेंजिंग टास्क ड्यूरिंग टीचिंग, क्या टीचर उसको एक मतलब जबरदस्त चैलेंज दे देगा टीचिंग के दौरान। भाई अगर टीचर उसको मतलब एक तरीके से चैलेंज दे देगा, एक तो वो सीख नहीं पा रहा है, वो सीखने की ख्वाहिश करता है, मान लीजिए वो पहले दिन क्लास में आया, तो टीचर ने उसको पहले ही जबरदस्त चैलेंज दी, तुम्हें ये काम करके लेकर आना, तो भाई उसके ऊपर एक और बोझ हो जाएगा ना, वो बिल्कुल छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग नहीं होगा, टीचर अगर चैलेंज देगा तो फिर वो सीखने की ख्वाहिश भी नहीं करेगा। बी में कह रहे हैं कि प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिकॉग्नाइजेशन, तो यहाँ पर भी यही वही बात हो रही है, जिस यहाँ पर चैलेंज देने की बात हो रही है, यहाँ पर वही बात हो रही है कि टीचर उसको क्या कर देगा, उसको मतलब एक स्कोप देगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के लिए। भाई वो अभी अनएबल है, ठीक है, तो वो ये सारा काम नहीं कर सकता, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह नहीं ले सकता। सी में कह रहे हैं कि मेंटोरिंग एंड गाइडिंग विद क्लोज सुपरविजन, तो मेंटोरिंग एंड गाइडिंग इसका मतलब यही है, यानी एज अ टीचर, टीचर क्या बिल्कुल एक तरीके से क्लोज वे में उसको बताएगा, यानी सिर्फ उसी पर फोकस करेगा, उसी स्टूडेंट पर। सुपरविजन का मतलब क्या होता है, जैसे एक पीएचडी का जो स्टूडेंट होता है उसके सुपरवाइजर एक होते हैं, हजारों नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या टीचर पूरा फोकस उसी पर करेगा क्लोज होकर सिखाने के लिए। डी में ये कह रहे हैं कि स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रिइंफोर्समेंट, कह रहे हैं कि टीचर उसको उसके लिए क्या करेगा, उसको एक स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन देगा, यानी छोटा सा प्रेजेंटेशन देगा विद एरर फ्री टास्क, ठीक है, जो कि गलतियों से खाली हो, एंड फ्रीक्वेंट रिइंफोर्समेंट, और उनको और उसको फ्रीक्वेंट यानी जल्दी से उसको मुस्तहकम बना देगा सीखने के लिए। तो इनमें से सही आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या हो सकता है। सर ऑप्शन सी।
नहीं, इसका जो एनटीए ने ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया है, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा स्टूडेंट मान लीजिए क्लास में आता है तो टीचर क्लोज सुपरविजन उसके साथ नहीं कर सकता ना, ये तो फिर ट्यूटोरियल टीचिंग हो जाएगी। ट्यूटोरियल टीचिंग जो हमारी होती है वो हमारी घर वाली टीचिंग हो जाएगी, यानी टीचर क्लोज सुपरविजन पूरा उसी के साथ दे रहा है। तो इसका जो सही आंसर एनटीए ने दिया वो यही दिया है कि टीचर उसको क्या करेगा कि मतलब प्रेजेंटेशन देगा और उसमें उनको चीजों को समझाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट जो एक पॉजिटिव वर्ड वो यही है, यानी उसको जल्दी से मजबूत करेगा, मुस्तहकम कर देगा आगे पढ़ने के लिए, उसकी इच्छा बना देगा कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो एनटीए ने दिया है। सर ये जो ऑप्शन डी है जी बोले। के लिए तो इसको मेरे ख्याल से क्लोज गाइडेंस चाहिए होगी टीचर की, तो सी नहीं होगा क्या सर? नहीं सी तो नहीं यहाँ है। पे रेनफोर्समेंट की जो बात हुई है तो इसमें इससे बच्चा मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए, तो ये पहले से विलिंग है पढ़ने के लिए बस, लेकिन अनेबल है, ये कर नहीं पाता, तो इसको मतलब क्लोज सुपरविजन ही चाहिए टीचर का एक खास। ठीक है, अनएबल है बट विलिंग है, तो वही प्रेजेंटेशन के जरिए ही वो उसको फ्रीक्वेंट बनाएगा टीचर, ठीक है। तो वही है कि उसको प्रेजेंटेशन देगा, फ्रीक्वेंट बनाएगा, क्योंकि देखिए वो अनएबल है, ठीक है, लेकिन वो पढ़ने की ख्वाहिश रखता है, यानी इसका मतलब ये है कि उसको गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है, एक छोटी सी गाइडेंस की जरूरत है। तो टीचर क्या करेगा, उसको प्रेजेंटेशन के जरिए बढ़ा देगा आगे। और असल में ये क्या है ना, ये जो मतलब एनटीए का ही ये मतलब उन्होंने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर डी ही दिया है, तो हमें वही कंसीडर करना है किसी भी हाल में, और किसी ऑप्शन पे हम जा भी नहीं सकते, ठीक है। तो डी है, डी ही हमें अपने जहन में रखना है इसको। देखिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम टू बी इफेक्टिव मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड, एडुकेटली इंप्लीमेंट एंड अप्रोप्रिएटली इवेल्युएटेड। ये कह रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग का जो सिस्टम है वो इफेक्टिव होगा अगर उसको केयरफुली यानी बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया जाए और उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, यानी बच्चों के सामने ले जाकर पेश किया जाए, एंड अप्रोप्रिएटली इवेल्युएटेड, यानी जब सारी चीजें अच्छे से प्लान होगी, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसका इवेल्युएशन भी क्या होना चाहिए, अच्छे से ही होना चाहिए। तो रीजन ये बता रहे हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। कह रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम का जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, कह रहे हैं कि वो जरूरी है सारे लेवल एजुकेशन के सारे लेवल्स के लिए। तो क्या असर्शन रीजन दोनों सही है? बिल्कुल, बहुत इजी सर सा ऑप्शन क्वेश्चन है। ए, जी ए बिल्कुल, ऑप्शन सर। बिल्कुल सही। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जी देखिए यहाँ पर भी वही लर्नर सेंटर का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन चेंज है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई दोस टीचिंग स्ट्रेटजीज विच आर लर्नर सेंटर। कह रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन से लर्नर सेंटर है। कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये लेक्चर वगैरह क्या मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ टीचर देते हैं या स्टूडेंट देते हैं? सर ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। ए सी एंड डी बिल्कुल सही। देखिए जो हमारी टीम टीचिंग होती है ये हमारे टीचर होते हैं। टीम टीचिंग जो होती है वो तो हमारे यहाँ नहीं होती, लेकिन और मतलब बहुत सारे ममालिक में इसको फॉलो किया जाता है कि 3 टीचर एक साथ ही पढ़ाते हैं, ठीक है। वो कुछ होगा उनका अलग सा तरीका, बहरहाल बस हमें ये याद रखना है कि टीम टीचिंग जो है वो हमारा टीचर सेंटर में आएगा, ठीक है। लेक्चर का कहीं भी लफ्ज आ जाएगा तो आपको पहले ही समझ जाना ये हमारा टीचर सेंटर होगा। पेयर शेयर डिस्कशन, डिस्कशन वगैरह जो करते हैं वो स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, देखो लैब का जो काम होता है वो स्टूडेंट करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है, इसको भी लर्नर सेंटर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमें मतलब टीचर क्या करता है, सिर्फ हमें ऑपरेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि हम इसमें क्या है कि आपको मदद की जाती है, यानी ताउन की जाती है। कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ताउन, यानी आपकी ताउन की जाती है। तो टीचर आपको क्या करता है, सिर्फ ऑपरेट करता है, यानी आपकी मदद करता है, बाकी सारा काम आप अपने से खुद करते हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। तो ये है स्टूडेंट सेंटर में हमारा हो जाएगा ए सी एंड डी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है कि स्टूडेंट वर्क टुगेदर इन स्मॉल ऑन अ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। तो देखिए ये फिक्स होता है स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी में, यानी ये बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं होता। अगर इसके अंदर ग्रुप होते भी है ना, इसके अंदर टीचर हमें मतलब ऑपरेट करता है, तो 3 ही 4 लोगों का ये ग्रुप होता है, इसमें ज्यादा बच्चे नहीं होते। दे आर इंडिविजुअली अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क। और यहाँ पर जो बच्चे होते हैं हर एक अपने वर्क का जिम्मेदार होता है, यानी हर एक अपनी महारत पैदा करना चाहता है, अपनी चीजों को सीखना चाहता है। And work of group as a whole is also access. Cooperative group work face to face and learn to work as a team
ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये एक स्मॉल ग्रुप में होता है। स्मॉल ग्रुप में क्यों होता है कि स्टूडेंट कैन शेयर स्ट्रेंथ एंड आल्सो डेवलप वीकनेस स्किल, दे डेवलप देयर इंटरपर्सनल स्किल। तो जो कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है, ये मतलब बिल्कुल 3 ही 4 बच्चे का वो ग्रुप होता है और हर बच्चे इंडिविजुअल लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस को उजागर करना चाहते हैं। और ये कम बच्चे इस वजह से होते हैं ताकि उसमें टीचर क्या करे, बच्चों की जो कमी है, ठीक है, जो उनकी वीकनेस है उसको जान सके और उसकी स्किल को आगे बढ़ा सके। लेकिन कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है, इसकी सबसे अच्छी सी एग्जांपल है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई टीम बनाकर हम लोग मैच खेलते हैं, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, तो इसमें हमारा पूरा फोकस होता है कि हमारी पूरी टीम जीते, या हमें पूरा कोई जैसे कि मतलब हमारे डिपार्टमेंट से या सिर्फ जैसे कि पूरे एक डिपार्टमेंट को कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि आप लोगों को, यानी आपके डिपार्टमेंट से ये प्रोजेक्ट होना चाहिए या आपके डिपार्टमेंट से ये प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उनमें हर एक बंदा पार्टिसिपेट करेगा और सारे बंदे की जो एक्टिविटीज होगी ना, उसका ये फोकस होगा कि हम लोग कामयाब हो जाए। तो यहाँ पर कोलैबोरेशन यानी ग्रुप वाइज यहाँ सीखते हैं, यहाँ पर होगा, ठीक है। स्मॉल ग्रुप एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है, लेकिन वहां पर उनको टीचर कोऑपरेट करता है और हर बंदा इंडिविजुअल लेवल पर अपनी महारत को आगे बढ़ाना चाहता है। तो कोऑपरेटिव में क्या है, कोलैबोरेटिव में क्या है, इज अ मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन विच स्टूडेंट टीम टुगेदर, ठीक है, यानी एक टीम वाइज, ग्रुप वाइज यहाँ पर क्या करते हैं, सीखते हैं टू एक्सप्लोर अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन और क्रिएट अ मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो उनका। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट डिस्कसिंग अ लेक्चर और स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट स्कूल वर्किंग टुगेदर ओवर द इंटरनेट ऑन अ शेयर असाइनमेंट आर बोथ एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। जैसे होता है ना, यूनिवर्सिटी वगैरह में प्रोजेक्ट दे देते हैं या मतलब इस तरीके से बांट देते हैं कि इस यूनिट पे असाइनमेंट आप लोगों के ग्रुप का है, या इस यूनिट पे जो असाइनमेंट है वो आप लोगों के ग्रुप का है, ऐसे यूनिवर्सिटियों में होता है। तो वो हमारी है जहां पर हम लोग कोलैबोरेशन करके मिल के सीखते हैं, वो हमारी होगी कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव में जहां भी कोई ऑपरेट करता है, वो हमारी हो जाती है कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 57, ये स्टेटमेंट 1 और 2 का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ठीक है, जिसको हम लोग सीबीटी बोलते हैं, और ये यही हमारा है जिसपे हम नेट का एग्जाम देंगे अपना, ठीक है, नेट जेआरएफ का। Computer based testing ensure high reliability and validity in the process of evaluation centered on effective and cognitive domain of behavior। तो इसके अंदर जो हमें समझने की चीज है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी देकर यही कंफ्यूज किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कह रहे हैं कि जो बढ़ाती है हमारी हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इवैल्यूएशन के प्रोसेस में, और कह रहे हैं कि वो इवैल्यूएशन क्या क्या है, कह रहे हैं कि जो वो इवैल्यूएशन स्टूडेंट का होगा वो इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर के बेस पर होगा। यानी सीबीटी जो हम टेस्ट देते हैं, क्या उसके अंदर मतलब ये हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी होती है, और उसका जो इवैल्यूएशन का मतलब कंप्यूटर जो इवैल्यूएशन करता है, क्या वो कॉग्निटिव डोमेन पे करता है या इफेक्टिव डोमेन पे करता है, ठीक है। सेकंड में ये कह रहे हैं कि सपोर्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मॉडल्स हैव अ ट्रेमेंडियस पोटेंशियल टू मैक्सिमाइज लर्निंग। कह रहे हैं कि जो सपोर्ट मटेरियल है, कह रहे हैं कि ये एक फॉर्म है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मॉडल का। तो मैंने पहले भी बताया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल जहां पर भी आ जाता है ना, उसके अंदर वही मतलब हम यानी पढ़ने लिखने की जो चीज है, जो भी आला, जो भी चीजें हम यूज करते हैं, कॉपी है, किताब है, कलम है, लैपटॉप है, डिजिटल चीजों में जो भी कैमरा है, मतलब पढ़ने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे, प्रोजेक्टर है, वो सारी की सारी चीजें हमारी सपोर्ट मटेरियल में आएंगी, यानी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंदर आएंगी। तो कह रहे हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में जो सपोर्ट मटेरियल है वो क्या करता है, इज अ ट्रेमेंडियस, ट्रेमेंडियस मतलब जबरदस्त, पोटेंशियल का माना भी जबरदस्त होगा। कह रहे हैं कि जबरदस्त लर्निंग को बढ़ाता है, मैक्सिमाइज करता है, यानी जबरदस्त लर्निंग को बढ़ाता है। तो आपको क्या लगता है, दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए? ऑप्शन बोथ सही स्टेटमेंट है दोनों सर। जी, क्या सही है? बोथ ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए। नहीं नहीं, देखिए इसमें जो है ना, ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें पहला क्यों गलत होगा, ये कह रहा है कि हाई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। तो रिलायबिलिटी का माना आपको क्या होता है, कंसिस्टेंटी के माना में होता है, ठीक है, यानी लगातार जो चीज है। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा कि आप लोग नेट का एग्जाम दोगे तो आप बार बार ही आप लोग रिलायबल ही आओगे, यानी आपका जो इवैल्यूएशन होगा बार बार ही रिलायबल ही आएगा। रिलायबल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आप फेल हो रहे हैं, 55% आप पा रहे हो, तो बार बार अगर ये आपका जो इवैल्यूएशन होगा यहाँ पर, अगर वो रिलायबल होगा तो क्या ये एक अच्छा रिजल्ट आपके लिए माना जाएगा? वैलिड तो तब होगा ना, रिलायबिलिटी के बाद हम वैलिडिटी पे पहुंचते हैं। यानी अगर बार बार हमारा रिजल्ट रिलायबल आ रहा है तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमारा फोकस क्या है कि हमें वैलिड होना है। वैलिड का मतलब ये कि जिस चीज को हम मेजर करना चाह रहे हैं, क्या वो चीज मेजर हो रही है कि नहीं हो रही है। और हमारे लिए मेजर करने की चीज क्या है कि हमें जेआरएफ चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा जेआरएफ मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैलिडिटी है। और अगर बार बार हम उसी पे रिलायबल आ रहे हैं, यानी बार बार हम फेल हो रहे हैं, तो वो रिलायबल तो है बट वो वैलिड नहीं होगा,
ठीक है। देखिए इसकी जो एग्जांपल है ये यहाँ पर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कह रहे हैं कि सीबीटी इज अ सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन यूजिंग अ कंप्यूटर व्हिच इज यूजफुल फॉर एबिलिटी एस्टिमेशन, पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिटी एनहांसमेंट। ये सीबीटी की बात बोल रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो होती है जिसको हम यूज करते हैं ताकि उससे हमारी क्वालिटी, इन सारी चीजों या एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। कह रहे हैं कि सीबीटी इज रिलायबल मीनिंग कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी लगातार, यील्डिंग सिमिलर रिजल्ट, यानी जिसका मतलब क्या है कि सिमिलर रिजल्ट। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपको खुद ही समझ में आ जाएगी। नेट का आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको रिलायबल होना तो आपके लिए ये क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद सीबीटी आल्सो वैलिड व्हिच मीन इट मेजर व्हाट क्लेम्स टू मेजर। तो कह रहे हैं कि वैलिड का माना ये होगा कि यानी जो चीज हम मेजर करना चाह रहे हैं, जिस चीज को हम क्लेम करना चाह रहे हैं, क्या वो चीज हमारी मेजर हो रही है कि नहीं मेजर हो रही है। और हमारा जो मेजर करने का मतलब ये है कि जेआरएफ, ठीक है, यानी हमें जेआरएफ मिलना चाहिए अगर हम दे रहे हैं। कहने कि देयर आर द थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग, दीज डोमेन्स ऑफ लर्निंग कॉग्निटिव, जिसको हम लोग थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। थिंकिंग का मतलब यानी ये है जो हमारा माइंड से रिलेट करता है, इसको भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इफेक्टिव या अफेक्टिव, जो कि हमारा सोशल, इमोशनल या फीलिंग से रिलेट करता है। उसके बाद कह रहे हैं साइकोमोटर, जो कि हमारा फिजिकल या काइनेस्टिक, काइनेस्टिक का मतलब जो चीज हरकत करे, तो साइकोमोटर में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल चीजों को हरकत करते हैं, यानी यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। कह रहे हैं कि डोमेन है। सीबीटी हमारा कौन सा डोमेन मेजर करता है, सीबीटी मेजर इवैल्यूएशन सेंटर्ड ऑन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर। तो ये कंप्यूटर एक दिमाग की तरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था कि इफेक्टिव डोमेन भी होता है और कॉग्निटिव डोमेन भी होता है, तो इस वजह से भी ये गलत है। प्लस यहाँ पर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो दिया होता है, इस वजह से भी ये ऑप्शन हमारा, ये स्टेटमेंट होगा जो कि गलत होगा, ठीक है। तो यानी जो सीबीटी हमारा मेजर करेगा वो हमारी थिंकिंग के बेस पे मेजर करेगा, यानी जो ऑप्शन हम क्लिक करके आए हैं अपने दिमाग के बेस पर, वही हमारा वो मेजर करके हमें रिजल्ट देगा। वो हमारा सोशल और इमोशनल और फीलिंग के बेस पे वो हमारा रिजल्ट, वो हमारा रिवैल्यूएशन नहीं करेगा। देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल दी गई है, ये दिया है कि रिलायबल तो है, ठीक है, बट वैलिड नहीं है। वैलिड का मतलब तो होगा जैसे हमें निशाना यहाँ पर लगाना है, ठीक है, यानी ये बीच वाला जो हिस्सा है इस पे हमें निशाना लगाना है, ठीक है। तो जैसे ये बीच वाला जो हिस्सा, ये हमें निशाना, तो हम निशाना जो लगा रहे हैं बार बार, वो हमारा बीच पे नहीं लग रहा, वो हमारा यहाँ पर आके लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर लगने का मतलब ये है कि यानी ये रिलायबल तो यानी कंसिस्टेंट हो, यानी बार बार हमारा निशाना वहां पर जा रहा, बट यहाँ पर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर लगेगा वो निशाना, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कितनी अच्छे से समझाया हुआ कि रिलायबल तो बट वैलिड नहीं है। और यहाँ पर कह रहा है कि बोथ रिलायबल एंड वैलिड, हमें निशाना यहाँ बीच में लगाना है और हमारा सारा निशाना इसी बीच के दायरे पे लग रहा है, तो ये हमारा वैलिड भी है और हमारा रिलायबल भी है। और अनरिलायबल अनवैलिड, तो ये हमारा क्या है कि जैसे हमारा निशाना लगना चाहिए यहाँ पर, ना ये कहीं पर नहीं लग रहा है, ठीक है, ना यहीं पर ही एक तार लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट रहे, जैसे यहाँ पर ये वाला लगा है, ठीक है। तो ये जहां जहां लग रहा है, तो ये ना हमारा मतलब रिलायबल ही होगा, ना ये हमारा वैलिड ही होगा, ठीक है। तो एक बात और याद रखिए, ये रिसर्च के अंदर भी ये हमारा आता है, हम मतलब वैलिडिटी से रिलायबिलिटी तक जा सकते हैं, ठीक है, यानी जो हमारी वैलिडिटी होती है। देखिए अगर कोई चीज वैलिड है, 1 मिनट, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नो सर। नहीं सर। ठीक है, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज हमारी वैलिड है, ठीक है, तो उससे हम रिलायबिलिटी तक जा सकते हैं, क्योंकि वैलिड जो भी चीज होगी वो रिलायबिलिटी को फॉलो करके ही आएगी, ठीक है। लेकिन जो चीज रिलायबल होगी तो उससे हम वैलिडिटी तक जाना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है, उसको हम नहीं कह सकते 100% कि ये हमारी चीजें वैलिड होगी, ठीक है। इससे तो हम बहुत आसानी तक रिलायबिलिटी तक जा सकते हैं कि जो चीजें वैलिड होगी वो रिलायबल होगी, यानी 100% इसको हम मान सकते हैं। लेकिन जो चीज हमारी रिलायबल होगी उससे हम वैलिडिटी तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमें इसमें मतलब हम पूरा 100% श्योर नहीं हो सकते, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो इससे ये क्या, ये हमारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जा रही है। अब यही देख लीजिए सीबीटी ये कह रहा है कि वो रिलायबल एंड वैलिड दोनों है। भाई हमारा रिलायबल पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, हमारा निगेटिव वे में भी हो सकता है। अगर वो सिर्फ वैलिड बोलता है तो हम समझते, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर डोमेन की भी बात कर दी है कि इफेक्टिव डोमेन के बेस पर भी वो इवैल्यूएशन करता है। तो वो सिर्फ हमारा कॉग्निटिव डोमेन के बेस पर बिहेवियर करता है, क्योंकि कंप्यूटर को हम लोग मानते हैं मतलब ब्रेन यानी दिमाग के तौर पर मानते हैं। और जाहिर सी बात है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन देकर आएंगे, उसी के बेस पर वो हमारा इवैल्यूएशन यानी हमारा रिजल्ट वो देगा, ठीक है, समझ में आया? जी जी सर, आ गया समझ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 58।
ये क्या है, कैप्चरिंग एंड इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ स्टूडेंट इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्रूशियल मतलब क्रिटिकल यानी बहुत ज्यादा अहम। कह रहे हैं कि स्टूडेंट के अंदर जब कैप्चरिंग एंड इमेजिनेशन आना शुरू हो जाते हैं तो वो मतलब किस चीज में मतलब आएंगे, ऑप्शन में से बताइए। केस मेथड ऑफ टीचिंग इसके अंदर आते हैं, या कंसेप्ट मैपिंग के अंदर आएंगे, पीयर इंस्ट्रक्शन या क्विज़ेस के जरिए आएंगे, किसमें आते हैं जब स्टूडेंट यानी खुद सर, से यानी बी कैप्चर में जी कंसेप्ट में भी नहीं, कंसेप्ट मैपिंग तो हमारा वो होता है ना जहां पर टीचर बच्चों को कलरफुल यानी डायग्राम की शक्ल में चीजों को बताता है। देखिए ये हमारा हो जाएगा केस मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्योंकि केस मेथड ऑफ टीचिंग जो हमारी होती है, देखिए ये दिया है कि केस स्टडीज। ठीक है, केस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी केस की हम जानकारी लेते हैं तो ऐसे ऊपर से हम जानकारी नहीं लेते। मान लीजिए किसी पर कोई इल्जाम लगा है, वो एक बड़ा केस है, तो जैसे इस टाइम सीआईडी जो सीरियल चलता है उसमें देखिए किस किस तरीके से मतलब जांच पड़ताल करते हैं केस की, तो यानी उसमें बहुत डिटेल में हम जाते हैं। तो उसके उस डिटेल में जानने के लिए हमारे जहन में बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि यार मुझे ये कर लेना चाहिए या मुझे ये फॉलो कर लेना चाहिए, जिससे ये चीजें हमारी पता हो सकती है। कह रहे हैं कि केस स्टडी एज एन इंस्ट्रक्शनल मेथड नॉट अ थ्योरी। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन यानी टीचिंग का एक मेथड है that refer to scenario based on situation in which student observe, imagine, initiate, analysis, record, implement, conclude, summarize या recommend। तो इसमें वही कह रहे हैं कि जो कि सिचुएशन या सिनेरियो मतलब सिनेरियो जो होता है यानी हमारा सिनेरियो या जो केस है ये किस लेवल का या किस तरीके की ये सिचुएशन है, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, इमेजिन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, कंक्लूड करते हैं यानी नतीजा निकालते हैं, चीजों को समराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट मैप होता है, तो कंसेप्ट मैप क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी इसमें वही होता है कि जहां पर टीचर आपको क्या करता है, डायग्राम की शक्ल में, ठीक है, डायग्राम की शक्ल में या इस तरीके से फ्लो चार्ट की शक्ल में, टेबल की शक्ल में आपको चीजें बताकर बनाकर समझाए जिससे आप अच्छे तरीके से समझ सकें। जैसे यहाँ पर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी वाली चीज है, ये एक डायग्राम हो गया। अगर मैं ऐसे ही बोलता रिलायबल ये होता है, वैलिडिटी जो होता है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खामियां आपके जहन में रहती कि क्या होता है। लेकिन जब हम चीजों को देख लेते हैं अपने सामने प्रैक्टिकली तौर पर, तो वो हमारे लिए और आसान हो जाती है, उसको हम अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन से मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इस वजह से लेकर आ गया हूं कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका जो आंसर दिया गया है वो यही दिया गया है। ठीक है, एनटीए की जानिब से इसका जो आंसर दिया गया है वो यही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो क्यों दिया गया, वो पूछा व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये कहते हैं यानी रिफ्लेक्टिव टीचिंग की मतलब निशानदेही क्या है, यानी इनमें से रिफ्लेक्टिव टीचिंग कौन सी हो सकती है। ठीक है, हॉलमार्क्स यानी तस्दीक के निशान, यानी आप तस्दीक करके बताइए कि इसमें से रिफ्लेक्टिव टीचिंग की कौन सी खुसूसियात हो सकती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर, इसको एनटीए ने ए कंसीडर किया है, क्लियर, ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज शक्ल में और स्ट्रक्चर सर ऑप्शन बी है। नहीं, बी हमारे लिहाज से होना चाहिए, वो मैं भी कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि इससे मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन एनटीए ने इसको जो कंसीडर किया वो ए ही माना। इस पे चैलेंज भी हुआ था लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो लिहाजा हमें भी यही मानकर चलना चाहिए। ठीक है, अगर हम देखें बहुत अच्छे से, जब कंटेंट को स्ट्रक्चर वे में दिया जाता है वो मेमोरी का कीवर्ड है, यहाँ पर हम इसको मान सकते थे, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा। सिस्टमेटिक जो है ये भी हमारा मेमोरी का कीवर्ड है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो होता है ये भी हमारा क्या है, मेमोरी का ही कीवर्ड, और उसका अंडर एग्जांपल बेस्ड प्रेजेंटेशन जो होता है ये हमारा अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड है। ठीक है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में यही मान के चलना चाहिए, ये हमारा होता है मतलब इसको एनटीए ने ए ही माना, तो हम ए ही कंसीडर करेंगे। ठीक है जी जी, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट प्रैक्टिस इन इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है, कह रहे हैं कि फॉलोइंग में से आप बताइए कौन सी जबरदस्त प्रैक्टिस हो सकती है इफेक्टिव लर्निंग में। तो एक कह रहे हैं कि ए में आपको बता रहे हैं कि इंकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक फॉर देमसेल्व्स या अदर स्टूडेंट आंसर। कह रहे हैं कि स्टूडेंट को इंकरेज करो वो खुद के लिए सोचे या दूसरे स्टूडेंट के आंसर के लिए सोचे। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि स्टूडेंट समराइज देयर परसीव आफ्टर मैथ, यानी स्टूडेंट अपनी बताई हुई यानी अपने दिमाग से इदराक की हुई चीजों को खुद से समराइज करे, ये एक डोमिनेंट प्रैक्टिस हो सकती है। द टीचर कमेंट ऑन द पर्पस ऑफ फ्यूचर, कह रहे हैं कि टीचर ये मतलब फ्यूचर के पर्पस पर कमेंट करे, ये हो सकती है। डी में आपको बता रहे हैं क्लैरिफाइंग आइडियाज टू लर्नर हुज लेवल ऑफ प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग में वेरी, कह रहे हैं कि लर्नर के आइडियाज को क्लैरिफाई करो, यानी उस लर्नर के आइडियाज को क्लैरिफाई करो जिसके अंडरस्टैंडिंग का जो प्लानिंग लेवल है वो चेंज हो सके। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए, अगर देखिए सबसे बड़ी चीज यही होती है ना, इसमें यही कह रहे हैं कि लर्नर की हमें उन आइडियाज को क्लैरिफाई करना है। जैसे लर्नर के जहन में बहुत सारी आइडियाज आते हैं करने के लिए, अगर टीचर उसको क्लैरिफाई नहीं करता है तो वो बच्चे न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग का जो प्लानिंग लेवल है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने मतलब समझकर कुछ और प्लान किया था लेकिन वो सही नहीं है हमारे लिए, हमारे हिसाब से, तो टीचर हमारी उन आइडियाज को क्लैरिफाई करे जिसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी हमारा जो प्लानिंग का लेवल होता है उसको टीचर बदल सके। टीचर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जी सर। जी सर। चलिए फिर ठीक है, आप लोगों को क्लास समझ में आती है? जी जी सर। सर।